पिरामिड ऑफ बायोमास। चलो हो जाए। आराम से। बहुत बढ़िया। खाया खाया बेटा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा था। लिट्टी इक्वल्स टू बाटी, चोखा इक्वल्स टू बैगन का भरता। तो उसमें वही वैसा ही तो था। बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा था, बहुत बढ़िया। सब खा लिया बेटा, सब खा लिया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, इसके पहले पिरामिड ऑफ नंबर और एनर्जी हमने पढ़ लिया है। आज पिरामिड ऑफ बायोमास, और इसमें सबसे पहले चलो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ही चलते हैं। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन, बस बेटा बात और चित बंद, बिल्कुल चुप और चाप। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन आप सब बच्चे जानते हैं कि वही वाली है ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन, यही है बेटा। जे रहा टी वन टी। गजब। क्या 120 किलो की घास थी? 80 किलो का रैबिट था, 60 किलो का भेड़िया और 20 किलो का सूख के 20 किलो हो गया था। जल्दी बताओ, पिरामिड का शेप इन्वर्टेड या अपराइट? और जैसे ही पिरामिड यहां पर अपराइट आता है, जैसे ही यहाँ का पिरामिड अपराइट आता है, यहां एक तुरंत नोट चिपका देना। नोट में क्या लिखना है अभी मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले ये रहा अपराइट पिरामिड, जहां पर आप कह दीजिए 120 के जी, 80 के, अरे 60 के, 20 के जी जी। जे रहा पी 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 सी एस, जे रहा टी वन टी टू टी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के सारे पिरामिड अपराइट होते हैं, नोट में ये लिखना है। All the pyramids in grassland ecosystem are upright. All का meaning number, energy, biomass. क्योंकि आप सब जानते हैं कि नंबर अपराइट था, बायोमास है, एनर्जी होगा, होगा, था, है, होगा। खुद से लिख लोगे ना नोट में? तो नहीं लिखोगे? अरे ऐसे कि आई से बेटा, आई से अच्छा। क्या हो गया भाई ये? अरे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, इधर मान जाओ बेटा। बहुत गजब। बस अब बातें नहीं। दूसरा दूसरा ट्री इकोसिस्टम, और ट्री इकोसिस्टम की फूड चेन वही वाली है बेटा, ट्री बर्ड पैरासाइट। जल्दी से मुझे बताओ कि ट्री के अंदर, ट्री इकोसिस्टम में जब नंबर की बात हुई थी तो ट्री का नंबर 1 था, लेकिन आज मामला बायोमास का है। आप सब बच्चे जानते हैं कि ट्री सबसे बड़ा है। अगर ऐसा है तो उसका बायोमास सबसे
ज्यादा। और अगर बायोमास ज्यादा है तो मान लीजिए 100 केजी का ट्री है, 100 केजी का ट्री यहां पर है और उसके ऊपर 10 किलो की चिड़िया है और 1 पाव पैरासाइट है बेटा। 1 पाव तो जानते हो ना आप। यहां पर अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ पिरामिड का शेप अपराइट। तुरंत आंसर मिलना चाहिए। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड अपराइट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड नंबर पिरामिड बेटा। बायोमास पिरामिड अपराइट। तो ये यहां अपराइट हो रहा है। क्या हैंग हो गया क्या? हाँ, मामला हैंग चल रहा है यार। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो आज आप सब लोग? अपराइट 100 के जी, 10 के, 1 पाव के, जे रहा T1, T2, T3। अब एक्विटिक इकोसिस्टम में चलेंगे हम। तुरंत नोट कर लो पहले। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान। हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज 3 में उसको एंडेमिक स्पीसीज में याद करना है, ऐसा पूछ रहे हो? वो तो हम बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करेंगे ना। एंडेमिक में दिया है किस में? एक्सरसाइज 3 में। कौन सा क्वेश्चन है बताना मेरे को, है ना? बता दे। पलट दे पेज जल्दी बेटा, तुरंत नोट कर लो बेटा। पीछे वाले बच्चे बातें नहीं करेंगे। चलिए एक्वेटिक, अभी नोट नहीं किया था क्या? जल्दी बेटा जल्दी। ठीक, अब आगे चले। एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम ओशियन, लेक और पॉन्ड में अलग अलग चलेंगे। सबसे पहले ओशियन में चलते हैं और यहां आप सब बच्चे फूड चेन जानते हो। फाइटो प्लैंकटन, जू, स्मॉल, लार्ज, लार्ज बहुत लार्ज, यही बात है। बस अब सुनते चलिएगा इधर। पहले हमने नंबर पढ़ा था, आज हम बायोमास पढ़ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज्यादा होता है लेकिन बायोमास बहुत कम। क्यों बेटा? छोटे हैं, वजन कम है, साथ के साथ इनके टोटल वजन का मैक्सिमम पानी है। अगर ड्राई वेट लेंगे तो बहुत कम आएगा। तो इसलिए यहां पर याद रखिएगा कि ये यहां भले ही नंबर बहुत ज्यादा हो लेकिन इनका बायोमास बहुत कम। मान लीजिए यहां 10 किलो के फाइटोप्लैंक्टन है तो उनके ऊपर 20 किलो के जू प्लैंक्टन है। बेटा यहां 60 किलो की छोटी और 100 किलो की बड़ी, क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी।
हो। जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है। अरे कंज्यूमर का बायोमास तो प्रोड्यूसर से कम होना चाहिए भाई, यहां तो बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर सर्वाइवल कैसे? गजब, मैं समझ गया। फाइटोप्लैंक्टन का मल्टीप्लिकेशन पावर सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यहाँ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या कह दीजिए मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए सर्वाइवल हो रहा है, वरना सर्वाइवल नहीं होता। तो यहाँ प्रोड्यूसर का कम बायोमास कंज्यूमर के ज्यादा बायोमास को सर्वाइव करवा देता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज्यादा है। ठीक बात है। यहां आप सब बच्चे देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पिरामिड की शेप इन्वर्टेड आ रही है। आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है कि ओशियंस में फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जूप्लैंक्टन और आगे से बहुत कम होता है, और यहां बायोमास के पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होते हैं। जब एनसीईआरटी की इन लाइंस को हमने पढ़ा तो हम जनरली पे अटक गए, सीधा ही लिख देती ना कि इन्वर्टेड होते हैं, जनरली क्यों लिखा? बहुत बढ़िया। ये कभी कभी अपराइट भी होते हैं इन केस ऑफ एल्गल ब्लूम। जब ब्लूम आते हैं तो सरफेस पर इतनी 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 एल्गी फैल जाती है कि नीचे ऑक्सीजन कम नहीं, क्यों कह रहे हो कम? नीचे वाले एनिमल मर जाएंगे बेटा, और जब एनिमल मरेगा प्लांट बढ़ेगा तो अपराइट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप बच्चों को ये अपने आप खुद से मेंशन कर लेना है कि ओशन में या सी में बायोमास की पिरामिड जनरली इन्वर्टेड है, बट इन केस ऑफ एल्गल ब्लूम इट मे बी अपराइट। ठीक बात। यहां अभी फिलहाल तो आपके लिए ये इन्वर्टेड ही बनाया जा रहा है। ये आप बच्चे देख सकते हैं 10 के, 20 के, अरे 60 के, अच्छा जी कहना है क्या? 100 के जी, ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल, जी नहीं जी, हाँ। ओहो, मामला तलफ्फुज का है, ठीक है। तो यहाँ ये रहा पीपी, ये रहा पीसी, ये रहा एससी, ये रहा टीसी। नहीं बेटा, ये हवा बाद में भर लेना। कुछ बच्चों का पार्ट टाइम जॉब है तो वो यहाँ भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। नहीं बेटा, ये बाद में। T1, T2, T3, T4, तो ये इन्वर्टेड। क्या हो रहा है आज आप लोग? जैसे जैसे पहला माइनर नजदीक आता जा रहा है, आप सबका दिमाग ट्रक में जा चुका है, बस में नहीं रहा। कहां तक आएगा कि कभी पूछना ही नहीं है किसी से भी कि कहां तक आएगा, जहां जहां तक वहां वहां तक। इसमें क्या बताना है? उसमें बताने वाली क्या बात है भाई? कहां तक आएगा क्या होता है? जो पढ़ा दिया उससे बाहर तो जाएगा भी नहीं। बस अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा। ये रही वो लाइंस जो एनसीईआरटी लिख रही है कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली
इन्वर्टेड। जनरली क्यों लिखा? कभी कभार ये अपराइट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब एल्गल ब्लूम आता है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है, इजंट दैट अ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मीनिंग जो दिखता कुछ और होता कुछ और, उसे पैराडॉक्स कहते हैं। ये बिल्कुल, जब हम नंबर और बायोमास, पहले नंबर पढ़ा फिर बायोमास पढ़ेंगे तो पैराडॉक्स है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के नंबर बहुत लेकिन बायोमास बहुत। तो जो दिख बहुत रहा है नंबर में लेकिन है रियल में बायोमास कम, अगर ऐसा है तो ये पैराडॉक्स है बेटा, जब नंबर्स इसको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वही लाइन से जो एनसीईआरटी यहाँ लिख रही है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। चलो अब चलते हैं लेक इकोसिस्टम में। तो ये तो है ओशन, और अब बी, ये चल रहा है थर्ड में ए और बी, लेक इकोसिस्टम। यहां की फूड चेन, और फूड चेन यहां पर है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज। लार्ज है लेकिन शार्क, ये ध्यान रखना क्योंकि लेक है, ये बात हो चुकी है, उतनी बड़ी लार्ज नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां भी ये 5 किलो के फाइटोप्लैंक्टन, उनके ऊपर 10 किलो के जूप्लैंक्टन है। लिखना बंद करके बोर्ड पे देखेंगे। पहले मैं नंबर लिख रहा हूं, नंबर। मान लीजिए 100 छोटी छोटी मछलियां हैं, ये नंबर लिखा है मैंने अभी, बायोमास बायोमास यहां लिखूंगा नीचे। 100 छोटी छोटी मछलियां हैं, तो इन 100 छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी वाली मछली कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3। ना आपकी ना मेरी, 3 फाइनल कर दूं? ठीक बेटा। अब हर एक छोटी वाली मान लीजिए आधा किलो की है, तो बड़ी वाली, याद रखना बड़ी है लेकिन शार्क जितनी बड़ी, तो बड़ी वाली कितने किलो की होनी चाहिए? 5 किलो, 6, 7, 8, 9। ना आपकी ना मेरी, 10 फाइनल। चलिए 7 की करूं क्या? 10, ठीक है 10। बताओ, ये मल्टीप्लाई करके बताओ, बताओ। ओ हो, बड़ी वाली का बायोमास छोटी वाली से कहाँ, क्योंकि बड़ी है लेकिन शार्क जितनी बड़ी। झील में कुछ अलग है मामला, स्पिंडल शेप जा रहा है, क्योंकि यहां पर बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी जितनी शार्क है। अगर ऐसा है तो ये स्पिंडल शेप हो रहा है बेटा। बना लो बेटा ऐसे। 50, 10, 5, 30 थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा इससे, 50 से छोटा और इससे बड़ा। 5K जी, 10K, अरे 50K, 30K जी। ये रहा पीबी, पीसी, एससी, डीसी, T1, T2, T3, T4। अब बोर्ड पे फिर देखो एक बार, एक और बात आ रही है। जिस तरह से आपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्पैरो को पढ़ा, स्पैरो सीड भी खाती है, इंसेक्ट भी खाती, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती, उसी तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन है? ये फाइटोप्लैंक्टन भी खाती, जूप्लैंक्टन भी खाती, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती। अगर कभी मैं यहां पर ऐसी फूड चेन बना दूं तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज हो सकता है। यहां पर अब आप कहें
कि इसका हमने 5 kg लिखा था, इसका 50 लिखा था और इसका 30 लिखा था। अरे आएगा तो वही स्पिंडल ही बेटा यहां भी। जब आप मुझसे कहेंगे कि जब स्पिंडल ही आना था तो पहले ही कह दिया था ना, अब बार बार क्यों बता रहे हो? मुझे दो बातें आपको समझानी है। पहली बात, स्मॉल फिश एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें लेक बायोमास के लिए 3 ही ट्रॉफिक लेवल बनाई गई है। तो क्वेश्चन देखकर आप मुझसे कहेंगे कि सर आपने तो 4 बनाई, वहां 3 है, तो 3 कौन कौन सी है? तो मैंने पहले ही कह दिया ना आपसे, ये रही 3। ठीक बात। क्वेश्चन आ रहा है, आने दो, ऑप्शन सुन के आंसर दीजिएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रहता है। फ्रॉग, स्मॉल फिश, बोथ। फ्रॉग, स्मॉल फिश, बोथ। स्मॉल फिश। अरे फ्रॉग तो हमेशा T3 पे ही खाता है। मेंढक घास खाता है क्या? अच्छा लग रहा है बेटा? फ्रॉग तो इंसेक्ट खाता है रे। अब कुछ बालक ऐसे ज्यादा दिमाग लगा के सर टेडपोल ये वो बचपन में क्या करता है उससे मुझे क्या लेना देना भाई। हम तो वो देखेंगे जो जनरल उसका हम फ्रॉग की फॉर्म में देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो T3 पर ही फीड करेगा, तो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर आने वाला कौन होगा? स्मॉल फिश। ठीक बात। पिछला पेज, हाँ जी। तो जिस तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्पैरो है, उसी तरह से यहाँ स्मॉल फिश है बेटा, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर बिलोंग करती है। SF का मीनिंग स्मॉल फिश, LF का मीनिंग लार्ज फिश। चलिए पॉन्ड में यहां पर देख लीजिए, और इसके लिए अगर आप देखते हैं तो सीधा कह दीजिए फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश। रुक जाओ, क्योंकि यहां लार्ज, और यहां तो आपको सीधा इन्वर्टेड बना देना है, कोई चक्कर ही नहीं। PPPCSC। ठीक बात। एक साथ स्टेटमेंट सुनो, सही लगे तभी हाँ भरना। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओशियन इन्वर्टेड, लेक स्पिंडल, पॉन्ड इन्वर्टेड, यही तो है। लेग का शेप बताइए कौन सा है? लेकिन स्पिंडल अगर ऑप्शन में ना मिले तो क्वेश्चन आ रहा है। लेग में बायोमास का पिरामिड होता है, स्पिंडल इन्वर्टेड, बोथ। काय का बोथ? जब है ना ऑप्शन में स्पिंडल तो पहली प्रायोरिटी उसी को देना है बेटा। जब स्पिंडल ऑप्शन में ना हो तो इन्वर्टेड करना है। यहां फिर मैं रिपीट करूंगा, ओशियन इन्वर्टेड, लेक स्पिंडल, पॉन्ड इन्वर्टेड, और ऑल कहें तो एक्वेटिक बायोमास इन्वर्टेड। अगर आपको किसी का नाम ही ना ले, एक्वेटिक बायोमास कहे तो इन्वर्टेड करना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड अपराइट,
एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी पिरामिड अपराइट, क्योंकि वो तो ऑलवेज अपराइट। ठीक बात है बेटा। ये पत्ता भी पलट दे। और अब हटा दो बेटा। अब तक जितना भी आपने इकोलॉजिकल पिरामिड में पढ़ा, क्या उसे देखकर ऐसा कह दें कि मोस्ट ऑफ पिरामिड्स आर अपराइट? ज्यादातर पिरामिड अपराइट ही होते हैं, लेकिन आपको दो जगह पर इन्वर्टेड मिले। एक तो आपने ट्री नंबर देखा और एक आपने एक्वेटिक बायोमास देखा। यही बात है भाई। यहां याद रखेंगे आप, pyramid of number represents biotic potential। 1,00,000 ग्रास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लायन। किसका बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा? ग्रास। किसका सबसे कम? कैसे पता लगा? नंबर से। यही तो कह रहे हैं आपसे, पिरामिड ऑफ नंबर बायोटिक पोटेंशियल को बताते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, pyramid of energy represents productivity। And pyramid of biomass represents standing crop। एक नया शब्द आ गया, स्टैंडिंग क्रॉप। आपने मेरे से पूछा कि सर स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, तो मैंने कहा बायोमास को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। फिर आपने कहा कि सर जब बायोमास कहना ही ठीक था, तो फिर नया नाम स्टैंडिंग क्रॉप क्यों? अगर नया नाम दिया है तो कुछ तो फर्क होगा। क्या डिफरेंस है, आओ बोर्ड पे देखते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप एनसीईआरटी भी लिख रही है। तो स्टैंडिंग क्रॉप को समझने के लिए पत्ता पलटना पड़ेगा। छेती पुत्र, स्टैंडिंग क्रॉप। अब बच्चों पहले इधर बोर्ड पे देख लो, फिर आराम से, मतलब फिर जल्दी से नोट कर लेना। पहले आराम से समझ लो किसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो आपका सीधा आंसर होगा टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, वही वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है तो क्या उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है क्या? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है। यहां ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कौन ज्यादा है? ऑर्गेनिक सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? इनऑर्गेनिक फ्री है कि बॉन्डेड? किसके साथ? पक्की बात है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कौन ज्यादा? तो जब मैं इस लिविंग को डिफाइन करूंगा तो मैं किसको वेटेज दूं? दिया है वेटेज। टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे अभी अभी मेरे सामने मैंने कहा कि 300 बच्चों की स्टैंडिंग क्रॉप है, 300 यहां पर है, 300 बच्चों की स्टैंडिंग क्रॉप है। मैंने उन्हीं का नंबर बताया जो यहां जिंदा है। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, मैंने 300 कह के बोला तो मैंने आज स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में बताया। लेकिन अगर मैं आप सबका वजन ले लूं तो यहां क्लास का टोटल मास आ जाएगा। और लिविंग का मास क्या कहलाता है? आप बच्चों को अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में भी देख सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप को मास में भी देख सकते हैं, और जब मास में देखते हैं तब क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। जैसे आपकी क्लास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। और यहां अगर मैं क्लास की ही बात करूं तो मैंने अभी भी आपसे कहा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया यूनिट एरिया यहां है, यहां 300 स्टूडेंट्स की स्टैंडिंग क्रॉप मेरे सामने है। अब अगर ऐसा है तो मैं यहां पर एक एक का वजन करूं मास लेने के लिए तो भारी पड़ेगा। तो रैंडमली मैंने 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, और चारों को कहा कि बेटा बाहर आ जाओ। पहले वाले का वजन ए, दूसरे का बी, नेक्स्ट का सी, फिर डी, डिवाइड बाई 4। पता लगा कि आपकी क्लास का एवरेज 100 केजी आ रहा है। समझ जाइए कौन कौन बाहर गया होगा। यहां अगर ऐसा है तो 100 केजी पर स्टूडेंट यहां पर आपकी क्लास में है, तो अब मैं तो सीधा कह दूंगा कि अभी अभी मेरे सामने 30,000 किलोग्राम की स्टैंडिंग क्रॉप है। ये 30,000 किलोग्राम क्या क्लास का टोटल मास है? हाँ हाँ भाई हाँ, क्योंकि आपने जो एवरेज आया उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो बेटा 2 जीरो यहां 2 यहां, तो ये ऐसे लगाएंगे। अगर ऐसा है तो ये क्लास का मास क्या बायोमास है? लेकिन जल्दी बताओ, ये 30,000 किलो यहां पर ड्राई या फ्रेश? अगर आज मैं आप सबको सुखा दूं तो यहां 3,000 किलो बचा। ये आपका कौन सा वजन है? फ्रेश और ड्राई दोनों में बायोमास देख सकते हैं। कौन ज्यादा अच्छा? क्यों अच्छा? कांस्टेंट है। अरे कुछ कुछ इमेज बन पा रही है क्या? स्टैंडिंग क्रॉप मतलब सीधी बात है कि जितने भी उस एरिया के जिंदा हैं वो वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान से सुने। मैंने आपसे कहा कि स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में भी देख सकते हैं और मास में भी देख सकते हैं। अब तो मैंने बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया 100 केजी पर स्टूडेंट, क्योंकि आपकी फ्लोर पे जितनी भी क्लासेस बैठी हैं सब में बैठे हुए बच्चे लगभग बराबर हैं। अब मुझे पास वाली क्लास में जाने की जरूरत नहीं, मैं पूछता हूं कि उधर कितने आए, उन्होंने कहा कि 150 है, 15,000 किलो आया होगा। कि उधर वाली क्लास में अच्छा 220,000 किलो आया होगा।
लेकिन एक दिन हम एक स्कूल में चले गए जहां एक रूम में नर्सरी क्लास, एक रूम में 12th क्लास बैठी है। क्या इस तरह से कॉमन नोटिस बोर्ड पे लगाया जा सकता है? समझ जाओ रे बेटा, नंबर तभी काम आते हैं जब लगभग बराबर के इंडिविजुअल हैं। असली वेटेज तो बायोमास को ही है। मेरा ये कहना जरूरी है आपसे, वरना थोड़ी देर बाद आप मुझसे कहते कि सर आप कह रहे हो कि स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर से भी देख सकते हैं, तो क्या पिरामिड ऑफ नंबर भी स्टैंडिंग क्रॉप है? हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास ही स्टैंडिंग क्रॉप है, क्योंकि नंबर तो तब काम आते हैं जब बराबर है। असली वेटेज तो, अब देखते हैं कितने बच्चे मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। एक एलिफेंट, 1,00,000 चींटियां, किसकी स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा? एलिफेंट की ज्यादा है। समझ पा रहे हैं क्या? फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज्यादा, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप कम। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए कि किस तरह से आप स्टैंडिंग क्रॉप को यहां पर देखेंगे। अरे हर एक फूड चेन में, जैसे अभी अभी आपके सामने थी ग्रास, रैबिट, यही था बेटा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टाइम पे रह रहा है। जैसे 120 किलो T1 की स्टैंडिंग क्रॉप है, यहां पर 80 किलो T2 की है, 60 किलो T3 की है और 20 किलो T4 की स्टैंडिंग क्रॉप है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या ये T1 पर हमेशा 120 किलो ही रहेगा? इसका मतलब टाइम और एरिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी क्लास में मॉर्निंग की स्टैंडिंग क्रॉप और इवनिंग की स्टैंडिंग क्रॉप एज इट इज नहीं है। आपकी क्लास पास वाली क्लास की स्टैंडिंग क्रॉप एज इट इज नहीं है, क्योंकि टाइम और एरिया से फर्क पड़ता है। इसका मतलब स्टैंडिंग क्रॉप के साथ एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया जरूर देखना है बेटा। और हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइम पर सर्टेन अमाउंट है, वही वहां की स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। ठीक बात? जिस दिन ये मर जाएगा, रुक जाओ पहले मरने दो। हाँ, दो बातें होगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, और साथ के साथ में क्या फ्री हो जाएगा? क्या इनऑर्गेनिक मिनरल के बॉन्ड टूट जाएंगे बेटा? इनऑर्गेनिक मिनरल यहां से फ्री हो रहा है। फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, ये जितने भी फ्री हुए वो यहाँ की स्टैंडिंग स्टेट कहलाते हैं। स्टैंडिंग स्टेट। बच्चों, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टेट में फर्क समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में जितना इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में है वो वहां की क्या है? स्टैंडिंग स्टेट। अरे जितने वहां जिंदा है वो वहां की क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप वहां पर है। बेटा, जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, समझ में आया तभी हाँ भरना। पतझड़ में, ऑटम सीजन में स्टैंडिंग क्रॉप कम हो जाती है और स्टेट बढ़ जाती है। स्टैंडिंग क्रॉप क्यों कम हो जाती? पत्ते झड़ जाते हैं। स्टेट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और इनऑर्गेनिक रिलीज होगा, वहां से डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। स्प्रिंग टाइम में स्टैंडिंग क्रॉप बढ़ जाती है। तेज बरसात हो गई, टॉप सॉइल बह गई, स्टैंडिंग स्टेट कम हो गई। अब तो समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन बोलूंगा फिर आंसर देना है। स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ। बोथ। क्या किसी की बॉडी से आप इनऑर्गेनिक हटा के देख लोगे क्या? दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ। बोथ ऑप्शन में नहीं है। जे बात, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में वेटेज देना पड़े तो ऑर्गेनिक को देना,
और बोथ को चुनना पड़े तो बोथ चुनना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग स्टेट में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ? पक्की बात है, इनऑर्गेनिक, क्योंकि वो तो है ही इनऑर्गेनिक। यहाँ पर एनसीईआरटी पत्ता नंबर 247 247। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as the, सही है, the standing crop is measured as the mass of living or the number in a unit area। क्या मास और नंबर दोनों से देख सकते हैं? वेटेज किसको? The biomass of a species is expressed in term of fresh or measurement of biomass in term of dry weight is more। Why? जब बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? स्टैंडिंग स्टेट पत्ता 253 पर है ना? The amount of nutrient such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. at any given time refers to as standing state। तो स्टेट भी एनसीईआरटी लिख रही है, क्रॉप भी एनसीईआरटी लिख रही है। बेटा कार्बन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक है, जब तक उसके साथ हाइड्रोजन ना जुड़ जाए। हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑर्गेनिक। समझ पा रहे बेटा? कार्बन अकेला इनऑर्गेनिक है। ये हो गया क्या? जल्द ही क्वेश्चन आएगा एक और। नहीं बेटा नहीं, नोट कर लो तुरंत, बातें नहीं बाद में हंस लेना। हाँ जी बेटा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर अमाउंट है लिविंग का, वो भी तो वहां की स्टैंडिंग क्रॉप ही है। नहीं बेटा बातें नहीं, जो बच्चे ज्यादा वार्तालाप करते हैं उनका स्थान परिवर्तन किया जाएगा। दक्षिणी छोर पे बिठा दिया जाएगा बेटा। क्वेश्चन आ गया,
ये वाला पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये ट्री इकोसिस्टम नंबर पिरामिड है? क्या ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड है? क्या ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड है? क्या ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड है? तो आपका आंसर यहां पर जल्दी बताओ। आपका आंसर 4, क्योंकि जब ट्री नंबर होता है तो ट्री का नंबर 1। ये यहां एक्विटिक बायोमास का पिरामिड है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर, एक मिनट बेटा अभी नोट करना, एनसीईआरटी देख ले। 248 पत्ता नंबर 248 जे रहा, वही बनाया है 421। ये यहां पर इससे आप पी पी कर लेना, पी 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 सी। इन्वर्टेड, देखो क्या लिखा है नीचे पढ़ते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, वही है। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन supports large standing crop of zooplankton। यहां पर आपको पीछे लिख दिया गया है, आंसर दीजिए। हाई मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। भाई, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। हाउ? तो आंसर क्या होगा? हाई मल्टीप्लिकेशन पावर। बता दिया था मैंने आपको। तो ये वही है एक्वेटिक इकोसिस्टम बायोमास पिरामिड। और अब आखिरी इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट है पिरामिड का, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस, कमियां हैं। 2 कमियां तो पता लग चुकी है। पहली कमी बताओ। अच्छा, फूड चेन को लेके पिरामिड बनाए हैं, जबकि फूड चेन तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट तो वेब करता है। बेटा ये मैंने इसके आगे क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि ये पिरामिड में नहीं लिया, ये लिया है। ये एक कमी है, गलती है। दूसरा, अच्छा, डीकंपोजर या सैप्रोफाइट को इन्होंने जगह नहीं दी, तो ये भी तो इनकी कमी है। क्यों है ये कमी? क्योंकि वो तो असेंशियल पार्ट है, असेंशियल बायोटिक कंपोनेंट में आता है ना डीकंपोजर, तो इसलिए ये नहीं लिया, ये भी तो एक कमी है। आखिरी कमी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पे जो आते हैं, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे जो आते हैं, उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर नहीं किया जाता। इन इकोलॉजिकल पिरामिड, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट,
थर्ड वाली लिमिटेशन समझने वाली लिमिटेशन है, पहले देखें बोर्ड पर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर नहीं करते। फिर सुनो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर करते हैं। एक बार में एक ट्रॉफिक लेवल। इंसेक्टिवोरस प्लांट, तुम प्रोड्यूसर भी हो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो ना, एक पिरामिड में एक ही काम करोगे, दोनों नहीं करोगे। स्पैरो, तुम सीड भी खाती हो इंसेक्ट भी खाती हो ना, एक पिरामिड में एक ही खाओगे। अरे सीधी बात, फूड चेन है, वेब नहीं है। चेन में तो एक बार में एक ही काम होगा ना, ठीक बात है। तो यहाँ ये थर्ड वाली जो लिमिटेशन है वो क्या कहना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी पता 250 सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ यही है बेटा। वहां सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ यही है, यही है। There are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level. बात समझ में आ गई? एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आने वालों को इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार में एक ट्रॉफिक लेवल। यहां पर बेटा, मोबाइल बंद रखो बेटे। यहां पर जैसे मान लीजिए आपने स्पैरो को प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर एक ही पिरामिड में बना दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि स्पैरो स्पैरो को खा रही है, ये नहीं चलेगा। हाँ, कैनाबेलिज्म इसका एक्सेप्शन है। मैं मानता हूं कि इस लिमिटेशन में कैनाबेलिज्म एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां तो कॉकरोच कॉकरोच को खा जाता है, आ सकता है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं आएगा। पहले हम उन एक्सेप्शन को देखते हैं कि पहले जनरल बात करते हैं, क्योंकि हम पहले गजब बेटा। It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. ये भी एक limitation. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है बेटा। और अब यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स इस तरह से अगर देखा जाए तो अब हमारे बीच आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, फिर उसके बाद में हम लाइट, टेम्परेचर, इनको एक एक करके एबायोटिक फैक्टर को पढ़ेंगे। पहले प्रोडक्टिविटी पे चर्चा करते हैं। पढ़ से पता हो गया बेटा? जल्दी नोट करो बेटा। ठीक बात। चलो भाई आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और वो है प्रोडक्टिविटी। नहीं बेटा, ये ज्यादा, ये कभी कभार चलता है लेकिन हमेशा नहीं, ये ध्यान रखो बेटा, मस्तियां नहीं ज्यादा। प्रोडक्टिविटी अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाती है तो आपको ये कहना पड़ेगा
rate of new biomass formation per unit area per unit time. किसी भी यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितना नया 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 बायोमास बन गया, वही उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है। जैसे इधर बोर्ड पे देखो, मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है जिसमें टोटल बायोमास 50 किलोग्राम है, टोटल प्लांट एनिमल माइक्रोब सब। एक साल बाद हमने देखा कि यहां 60 किलोग्राम बायोमास हो गया। इसका मतलब 10 किलोग्राम नया बना, 10 किलोग्राम नया बना। जो 10 किलोग्राम नया बना, हो सकता है उसमें से 7 किलोग्राम प्लांट ने बनाया, हो सकता है कि उसमें से 2 एनिमल ने बनाया, हो सकता है कि उसमें से 1 माइक्रोब ने बनाया। एग्री बेटा? तो जो 10 केजी 10 किलोग्राम है वो तो एरिया की प्रोडक्टिविटी है, सबका मिला के आया, तो उसे क्या कहेंगे? एरिया की प्रोडक्टिविटी जो नया बना। लेकिन उसमें जो केवल प्लांट के लेवल पे है उसे कहते प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो केवल कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर में मैक्रो और माइक्रो दोनों आते हैं, जो कंज्यूमर लेवल पे उसे कहते सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जल्दी बताइए, किसी भी एरिया में टोटल नया बायोमास जितना बना, क्या वो एरिया की प्रोडक्टिविटी है? और प्रोड्यूसर लेवल पे है तो कंज्यूमर लेवल पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बात सबको क्लियर हो पा रही है? तो आज मैं प्रोडक्टिविटी को 2 तरह से डिवाइड कर रहा हूं बेटा। एक तो आपने कह दिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक कह दिया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी प्राइमरी भी है, प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी भी है। सीधी बात है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोडक्टिविटी होगी वो प्राइमरी है, और जो कंज्यूमर लेवल पे प्रोडक्टिविटी है वो सेकेंडरी है। यहां याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आगे चलकर हम डिवाइड करते हैं जीपीपी और एनपीपी में। जीपीपी बोले तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन नहीं। अगर आप ओवर अ टाइम पीरियड, कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसमें अगर आप देखते हो रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन, मतलब रेट मत लगाओ, न्यू बायोमास फॉर्मेशन देखते हो ओवर अ टाइम पीरियड, कोई भी टाइम, तो वो तो प्रोडक्शन है। लेकिन अगर रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन कहा तो प्रोडक्टिविटी है। अगर समय यूनिट टाइम आपने वहां लिया है तो फिर प्रोडक्टिविटी होगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। तो क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी, समझते हैं बेटा अभी। लेकिन उसके पहले एक बात और सुन लीजिए कि यहां प्रोडक्टिविटी आप मास में भी देख सकते हो और एनर्जी में भी देख सकते हो। मास मतलब कि ग्राम, किलोग्राम, और एनर्जी किलो कैलोरी। ग्राम मतलब कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन हुआ, कितना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन हुआ। सीधी बात है, टाइम, एरिया, ग्राम किलोग्राम लिखा तो क्या होगा? मास। और इसी तरह से किलो कैलोरी जूल लिखा तो क्या हो जाएगा? एनर्जी। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, चलेगा बेटा? और इसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और इसको किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लिख देंगे तो भी चलेगा। एनसीईआरटी पत्ता 243।
एनसीईआरटी पत्ता 243। यहां पर सबके पास ये यूनिट्स देख लीजिए, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ही लिखा है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ही लिखा है ना। यहां किसी किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी में, जिसके पास पुरानी से भी पुरानी है, वहां आपको ऐसा देखने को मिलेगा पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। वो गलत है, यहां मीटर होना चाहिए था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये गलत, ये सही, ये स्क्वायर। अगर बाय द वे किसी के एनसीईआरटी में हो तो वो सही कर लेंगे, ये वाली सही है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी। तुरंत बेटा तुरंत। ये तो पलट दो पत्ता, बना लो बेटा जल्दी से। तो रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो है प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर टाइम की बाउंडेशन ना लेकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर देंगे, प्रोडक्शन हो जाएगा। जो बच्चे फ्राइडे की वजह से आज जा रहे हैं, वो हम 1:10 पे क्लास छोड़ देंगे, चिंता मत करो। और 1 बजे क्या 1:45 पे होती है नमाज तो। जाने में टाइम लग जाता है ना, तो काफी वो तो 1:10 से 1:45। अच्छा नहा के नहीं आए, ओहो। ये बड़ी दिक्कत है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बेटा। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका पर्सनल व्यू है यार, क्या कैसे है। तो क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी? चलो भाई देखो बेटा, इधर बोर्ड पे देखो, यहां ये रहा T1। अब स्टेबल होके बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हर बार T1 एक ट्री ही होगा जरूरी। अगर ये फॉरेस्ट है तो ट्री का नंबर, ग्रास लैंड है तो और ज्यादा ग्रास का नंबर, और फाइटोप्लैंक्टन है उससे भी ज्यादा, और ट्री इकोसिस्टम है तो एक भी होगा। अरे मैंने तो T1 लिख दिया भाई, मैंने तो T1 लिख दिया, मतलब कि आप इसको समझिए कि ये प्रोड्यूसर है। ये ग्रास भी हो सकती है, ये ट्रीज मतलब फॉरेस्ट भी हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन भी, जो भी है T1 है। ठीक बात। सन से आने वाली टोटल लाइट हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती। 1/4
बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे आता है, ISR कहलाता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। क्या ISR टोटल सनलाइट है? टोटल सनलाइट का अराउंड हाफ। जब ये ISR जब प्रोड्यूसर पे गिर रहा है तो इसको यूज करके जितना यूनिट टाइम में टोटल 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 प्रोडक्शन, खर्चा एक भी नहीं बोल रहा हूं अभी, पहले आने तो दो फिर करेंगे खर्च, टोटल बेटा। और जितना टोटल है उसे किस नाम से पुकारेंगे? GP, ग्रोस प्राइमरी। अगर कोई आपसे कह दे कि यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल टोटल फोटोसिंथेसिस है GPP, सही है? यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल 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 एनर्जी फिक्सेशन है GPP। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल 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 ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन है GPP। अरे समझ पा रहे हो क्या? टोटल। अब नेक्स्ट, यहां से यहां तक ऑलरेडी बायोमास है क्या? नया बन गया क्या? हाँ, जो ऑलरेडी है वो भी तो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा, और जो खर्चा हो रहा है उसको कौन सा खर्चा कहूंगा? रेस्पिरेटरी लॉस। क्या ये GPP से माइनस हो गया? तो रेस्पिरेटरी लॉस GPP से हटाने के बाद अब जो बचेगा क्या उसे NPP कहूंगा? नेट प्राइम। सही है बेटा। बेटा अब नया बायोमास GPP से बनेगा कि NPP से? NPP से, क्योंकि GPP से तो रेस्पिरेटरी लॉस हो चुका है। तो न्यू बायोमास फॉर्मेशन सच में देखा जाए तो वो क्या है बेटा? NPP। चलिए कुछ डेटा यहां पर लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, और एक बार में बात पहुंचनी चाहिए, यहां कुछ भी हो जाए। मान लो बेटा GPP 100 किलो कैलोरी है, तो क्या प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं? NPP कितना? 80। सच में देखा जाए तो 80, यही है। ठीक है, आराम से। यहां 100, 20 रेस्पिरेशन में, 80 बचा। लेकिन अब नया बायोमास 100 से बनेगा कि 80 से? और जब नया बायोमास बनेगा तो उस टाइम पर खर्चा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए बेटा किसी भी हालत में। जब नया बायोमास बन के तैयार तो वो 10 होगा, क्योंकि 80 में से 70 मेटाबॉलिक लॉस होगा। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। सही है? तो टोटल कितना? 100 आया था ना, और 100 में से यहां पर 70 तो हो गया मेटाबॉलिक लॉस, 20 हो गया रेस्पिरेशन, 10 ही तो नया बायोमास है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडी बायोमास की फॉर्म में देखेंगे तो वो 10 होगा। सब बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? टोटल कितना था बेटा? 100। 100 में से रेस्पिरेटरी लॉस, NPP कितना बचा? 80। अभी तो 80 है, लेकिन जब उसमें से 100 में से नया बायोमास बनेगा कि 80 में से? ड्यूरिंग बायोमास फॉर्मेशन मेटाबॉलिक लॉस होगा, वो कितने के बराबर होगा? 70। तो तैयार बायोमास 10। ये बात पहुंची कि नहीं भाई? पक्की बात है? ड्यूरिंग बायोमास फॉर्मेशन जो मेटाबॉलिक लॉस हो रहे हैं, इसको पूरा ही लिख देते हैं वरना ML समझोगे आप। मेटाबॉलिक लॉस, ठीक बात। तो ये
यहां पर आएगा। और आपके एनसीईआरटी तो रेडी बायोमास से लिख रही है, तो आपको 10 के बराबर ही कहना है। अब बताइए, कोई भी T2 आएगा तो वो जीपीपी खाएगा कि एनपीपी? क्योंकि बायोमास तो एनपीपी ही है। अगर ऐसा है तो बुला लूं क्या मैं T2 को? आ जा रहे T2, आजा जल्दी आजा, आज टाइम कम है T2। बेटा यहाँ T2 आएगा तो T2 खाएगा। T2 किस में से खा रहा है? एनपीपी से। T2 के खाने की रेंज 0 से 10 है। कुछ ना खाए तो 0, मैक्सिमम खाए तो 10। तो थ्योरी में खिलवाते हैं क्या? हमेशा ये 10-10-10 खाता है क्या? अरे ये तो 5, 6, 7, 8 ऐसे खाता है बेटा। तो आज T2 को 7 खिलवा दूं क्या मैं? ले जा T2, 7 किलो कैलोरी तू ले जा। क्या T2 के पास में जो पहली बार 7 किलो कैलोरी पहुंचा वो T2 का जीएसपी है? जीएसपी बोले तो ग्रोस सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों कहा? कंज्यूमर लेवल पर है भाई। इस क्या 10 में से 7 T2 ले गया? इसका मतलब 3 यही बचा हुआ है, और जो 3 यहां बचा है वो यहां का एनसीपी है। एनसीपी बोले तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। 3 कहां से आया? सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है क्या? शब्दों में कम्युनिटी है, लेकिन स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल पर है। स्टेटमेंट आ रहा है, सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, प्रोड्यूसर ने फाइनली जो बचाया वो एनसीपी है। सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, प्रोड्यूसर ने जो फाइनली बचा लिया वो क्या है? मैं एनसीपी की 2 डेफिनेशन बोलूंगा, समझ में आनी चाहिए। पहला, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन। सही है। दूसरा, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल दैट इज नॉट यूज्ड बाय हेट्रोट्रॉफ। जितना खाना था उतना खा गया, जो नहीं खाया वही तो एनसीपी है। तो जल्दी जल्दी से मुझे जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, जीएसपी ये सब बताते चलेंगे आप। लेकिन एक बात उससे पहले ये कह दें क्या, T2 तुम भी खर्चा करोगे? कर लो, तुम भी खर्चा कर लो। और खर्चा करने के बाद जो इसके पास बचेगा, क्या वो इसका एनएसपी होगा? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, आर इक्वल्स टू रेस्पिरेशन प्लस एमएल? बट जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर। अरे एनसीपी इक्वल्स टू एनपीपी माइनस एचआर। एचआर बोले तो हेट्रोट्रॉफ है ना बेटा? चाहो तो इसकी जगह, एचआर की जगह जीएसपी लिख दो। जल्दी 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 बताना आप। जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, एनएसपी जो भी आ रहा है। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस, आफ्टर हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन। हेट्रोट्रॉफ के पास जो पहली बार पहुंचा, आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस। बस बेटा, मान लो हमारे पास एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसके पास 2 ही पत्तियां हैं। हाँ, 2 ही पत्तियां हैं। ठीक बात। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या कहोगे? जीपीपी। आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, नया बायोमास किससे बनेगा? 2 नई और पत्तियां बन गई। क्या इन दोनों नई पत्तियों पे मैं एनपीपी लिख दूं क्या? क्या मतलब है इसका? नया बायोमास उसी से बना। अरे एक हर्बीओर आया, एक पत्ती खा के चला गया रे, जो बची हुई पत्ती है वो अब एनसीपी। मैं आपको ये समझा रहा हूं, एनसीपी कहीं से आता नहीं है, बचा हुआ एनपीपी एनसीपी कहलाता है। अरे बचा हुआ एनपीपी ही एनसीपी कहलाता है। बेटा आज आपने एक ट्री को देखा, देख लिया क्या? और
अब आज आपने आज की तारीख में उसका बायोमास जो भी है नोट कर लिया, जितना भी है आज की तारीख में। क्या तारीख है आज? 7 जुलाई होगी आज। अच्छा, जो भी है 7 ही है। ठीक है बेटा, अब ठीक 1 साल तक मत देखना बेटा, यूनिट टाइम देना पड़ेगा ना। 1 साल बाद वापस फिर आप यहाँ आते हैं और आप देखते हैं कि ये ट्री बड़ा हो गया है। क्या ये ट्री पे ट्री हो गया? ये वही ट्री है जो अब बड़ा हो गया। क्या ये वो बायोमास है जिस साल आपने उसे नहीं देखा? ये वो बायोमास है जिस साल आपने उसे, ये जीपीपी है, एनपीपी है या एनसीपी है? बोलो 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 रे, जय बात। क्योंकि जब आपने उसके नहीं देखा तो आपके पीछे से बहुत सारे खर्चे भी हुए, बहुत सारे हर्बिवोर ने उसको खाया भी सही। अब तो आपके सामने वो है जो बचा खुचा है, तो बचा खुचा क्या कहलाता है? एनसीपी कहलाता है। और 2 स्टेटमेंट सुनते जाइए, लिखेंगे कुछ भी नहीं। प्लांट ग्रो करता है एनपीपी से, फाइनल ग्रोथ एनसीपी की आती है। प्लांट ग्रो करता है, फाइनल ग्रोथ, पक्की बात है क्या? जाओ। ऑनलाइन वालों, मामला सही है। लॉस हो रहा है, जैसे जीपीपी बन रहा है वहां पर रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है, वहां एनपीपी के बाद ना वहां मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वो लॉस हो रहा है सर। नहीं बेटा, कोई भी बाद में पहले कभी नहीं हो रहा, सब साथ हो रहा है। सर जब जीपीपी बन रहा है वहां पर साथ में साथ चल रहा है। क्या प्लांट सांस रोक के बैठा है क्या उस टाइम पे? फिर सब चीजें साथ हो रही है, समझाने के लिए हमने ऐसे बताया। हाँ बेटा, आज थोड़ा